एडवोकेट सुजीत सम्राट जी के साथ में, जो कि नीली क्रांति के प्रेसिडेंट भी हैं, ऑल इंडिया जो प्रेसिडेंट। और हम आए हैं कुछ जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये वो एडवोकेट हैं और एडवोकेट की जो बातें होती हैं उस संबंध में हम इनके समक्ष हम बात रखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो अवमानना का जो कंटेम्प्ट आया है, जो कि 1 रुपये 15 सितंबर से पहले तक जमा कराने का, तो वो पूरा क्या है मामला, इनसे हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका तमाम बहुजन मीडिया में। क्या आपका क्या धारणा, क्या मानना है? देखिए, जो प्रशांत भूषण पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल उसमें निर्णय आ गया था और निर्णय में ये कहा गया है कि 1 रुपया फाइन या 6 महीने की सज़ा। अगर 1 रुपये का फाइन अगर नहीं दिया तो 6 महीने की सज़ा होनी पड़ेगी और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको बैन कर दिया जाएगा प्रैक्टिस से, या 1 रुपया जमा कर दें। 1 रुपया जमा करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, आपने अवमानना की हमारी, कोई बात नहीं। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के डबल स्टैंडर्ड, डबल 2 चेहरे दिखाई देते हैं। जब जस्टिस कर्डन का मामला होता है तो जस्टिस कर्डन को सेम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सज़ा देते हैं, और जहाँ प्रशांत भूषण की बात होती है तो उनको 1 रुपये का जुर्माना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर कर दिया कि जो कास्ट प्रिविलेज है उसके अकॉर्डिंग भी लोगों को न्याय दिया जाता है, लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो पूरे देश में इस पर चर्चा है कि एक तरफ तो एक जस्टिस हैं जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और एक न्याय प्रणाली का अंग है, जैसे प्रशांत भूषण न्याय प्रणाली का एक अंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। जब उन पर सुप्रीम कोर्ट ने श्योमोटो लिया कि भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो उसमें उनको जो सज़ा सुनाई है वो 1 रुपया सुनाया गया है कि 1 रुपया आपको एज ए फाइन देना पड़ेगा। और जब कर्णन की बात आती है, जस्टिस कर्णन की बात आती है, तो जस्टिस कर्णन को उसी केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में ही 6 महीने की कारागार, 6 महीना की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। ये डबल मामला है। तो देश को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि एक ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 2 अलग अलग लोगों को सेम अपराध के लिए अलग अलग सज़ा देता है। वो सज़ा क्यों देता है ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी बात है। तो क्या मतलब कि इसमें जो जाति, धर्म या कहीं ऐसी कोई विशेषताएं जो छुपी हुई हैं, जो कि इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट से जो सजाएं आ रही हैं अभी तक, जो दलित, मुस्लिम और भी अन्य प्रकार के फेवर में जो सजा आती है, और वहीं पर दूसरे जो लोग हैं उनके फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गोल माल है वो कहाँ पे कैसे छुपा हुआ है? देखिए, अगर देखा जाएगा पूरे देश का, अगर समीकरण देखा जाए, पूरे देश को अगर देखा जाए, तो जातियां जो हैं, जो जुगड़ी जाति है, वो इंसान के साथ साथ चलती है। अगर न्याय प्रणाली में भी देखा जाए या आपको पुलिस प्रशासन में देखा जाए, पुलिस प्रशासन में भी दलितों और जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में शोषण ज़्यादा होता है और कार्रवाई भी उन पर सबसे ज़्यादा होती है। आप थाने में जाकर देखिए, थाने के लेवल पे सबसे पहले जाति पूछी जाती है और जाति के हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई होती है। वैसे ही जो गरीब लोग हैं वो न्याय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपनी बात को पूर्ण रूप से अच्छी तरह नहीं कह पाते हैं, इसलिए न्यायालय उनकी बात नहीं सुनता है। और काफ़ी लोग जो निर्दोष लोग हैं वो भी न्याय लेने के लिए काफ़ी दिन तक जेलों में रहते हैं। अभी आपने लेटेस्ट एक जजमेंट देखा है, आज का ही जजमेंट है डॉक्टर कफिल खान का। वो 8 महीना, पिछले 8 महीना से, क्योंकि जनवरी में उनको अरेस्ट किया गया था, जनवरी से लेके अभी अगस्त है, आज 1 सितंबर को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो इलीगल डिटेंशन किया गया था डॉक्टर कफिल का, उनके एडवोकेट्स ने, उनकी फैमिली ने एक वहाँ पर पिटीशन लगाई थी, हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई थी, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया है और जो इलीगल डिटेंशन था उसको सेटिसाइड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया उनके ऑर्डर को। तो ये एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि कोई जो सरकारें होती हैं वो सरकार किसी भी इंसान को सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो NSA जैसे
मुकदमों में और झूठी एफआईआरों में जेल में भेजने का काम करते हैं। आपने देखा होगा 2014 से लेकर आज तक 2020 तक 6 साल के अंदर जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में या दिल्ली के अंदर, तो जब से दलितों पर, ओबीसी पर और यहाँ तक कि माइनॉरिटीज और अन्य जाति के लोगों पर भी ज़्यादा फर्जी एफआईआर होने लगी हैं, उनको जेल में भेजा गया है। इट मीन्स कि जो विपक्ष है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए और जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई आदमी अपनी बात को उठाता है, कहता है, तो सरकार सोचती है कि सरकार के खिलाफ, जो सरकार की गलत नीति है उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है और सरकार की ईगो हर्ट हो जाती है और सरकार उनको झूठे केसों में जेल में डालने का काम करती है। किसी पर, किसी एक्टिविस्ट पर यूएपीए लगाती है, किसी पर और फर्जी मुकदमे लगाती है, किसी पर एनएसए लगाती है। ये अलग अलग धाराओं में सरकार उनकी आवाज़ को बंद करना चाहती है, दमन करना चाहती है। ये सरकार का एक नया चेहरा है। तो इसमें देखा गया है कि सरकार ने, जब से सरकार ये बनी है 6 साल में, दलित, मुस्लिम, ओबीसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी एफआईआर कर गए हैं और जेलों में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति है तो वो दलित, मुस्लिम, ओबीसी है सबसे ज़्यादा। ये जो एनसीआरबी का जो डाटा है 2019 का, उसमें देखा गया है कि जो अपनी आज़ादी के अनुपात में ज़्यादा दलित, मुस्लिम जेल में है। नहीं, बिल्कुल आपने सही एक क्वेश्चन किया है कि जो 2019 का एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसमें कहा गया है कि जो दलित, मुस्लिम है वो अपनी जो आबादी है उसके अनुपात से भी कहीं ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जो अगर एससी की बात करी जाए तो एससी 21.7% उनका रेशियो है उनको पनिशमेंट देने का, और अंडर ट्रायल जो है वो 21% है। जबकि 2011 का जो वो एक जनगणना भी आई है उसमें जो दलितों की, जो एससी की बात करूँगा, एससी की जो आबादी है वो 16.6% है। तो इट मीन्स है कि 16.6% है एससी की, और उनके जो लोग हैं वो 21.7% तो कन्वेक्शन है उनका रेट्स, और जो अंडर ट्रायल है वो 21% है। तो अपनी आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। अगर आप एसटी की बात करेंगे तो एसटी जो लोग हैं वो 13.6% उनका कन्वेक्शन रेट है, और 10.5% वो अंडर ट्रायल है। जबकि उनकी जो आबादी है वो 8.6% है, जो एसटी की बात है। अगर आप मुस्लिम की बात करेंगे, इस देश में धर्म के आधार पर अगर बात करेंगे, धर्म के आधार पर अगर मुस्लिम समाज को देखा जाएगा तो 16.6% उनकी जो वो है, जो मुस्लिम लोग हैं उनको कन्वेक्शन रेट है, और 18.7% उनके जो केसेज हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उनके जो केसेज हैं वो अंडर ट्रायल हैं। और जबकि उनकी आबादी अगर देखा जाए, मुस्लिम की आबादी अगर देखा जाए तो वो 14.2% है अगर आप देखेंगे 2011 के अकॉर्डिंग। अगर आप ओबीसी की अगर बात लेके जाएं, ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की अगर आप दोषियों की, कैदियों की बात करेंगे, जो कन्वेक्शन रेट है वो 35% है, और 35% है, और उनका जो अंडर ट्रायल जो वो है परसेंटेज है वो 34% है। जबकि 2007 है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था 2007 में, आंकड़े दिखाए थे कि ओबीसी कितना है देश के अंदर, तो वो 14.94% है देश के अंदर। लगभग देश के 40% यहाँ ओबीसी रहते हैं। उनमें से इतने % लोग अपनी आबादी से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको कहीं सजा दी जाती है या अंडर ट्रायल है। इट मीन्स कि देश का 90% पॉपुलेशन जो है, जो जेलों के अंदर है, वो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज है, जो कम पैसे के कारण, गरीबी के कारण, अनपढ़ता के कारण जो जेलों में हैं, और न्याय बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छे एडवोकेट्स वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि न्याय भी आज अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो 2-2, 3-3 लाख 1 हियरिंग के लेते हैं। तो कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाता है, और जो अमीर लोग हैं, अमीर घराने के लोग हैं, वो न्यायालय को भी खरीदने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अच्छे वकीलों को करते हैं, और एक एक केस के अंदर वो 10-10 वकील खड़े कर देते हैं। जबकि हमारा गरीब व्यक्ति
अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता है। और जो सरकारों ने न्याय व्यवस्था कर रखी है कि भी आप सरकारी वकील ले लेंगे, फ्री में वकील हैं, उनका कोई ज़्यादा इतना कहीं उन पर कोई ऐसी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि देखने के लिए क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे। तो न्याय व्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा टफ हो रही है। और एनसीआरबी के जो डाटा हैं, ये रिकॉर्डेड डाटा हैं, ये सरकार के डाटा हैं, ये वो डाटा है जो रजिस्टर्ड होते हैं, मगर वो डाटा तो पता ही नहीं है गाँवों में और बहुत सारे लोगों में जो रजिस्टर्ड नहीं होता है। हजारों लाखों करोड़ों केस ऐसे हैं कि जो आज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनके साथ में बहुत सारे रेप्स के केस होते हैं और उनके ईव टीचिंग के केस होते हैं, बहुत सारी और हरकतें होती हैं जो अपनी शर्म के मारे, लज्जा के मारे वो नहीं बता पाती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी केस होते हैं, दलितों के साथ ऐसे भी अत्याचार हो रहे हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाता है और कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। तो ये सरासर ये दिखाता है इस देश के अंदर कि जो गरीब है, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको एजुकेशन खत्म की जा रही है, उनके रोजगार खत्म किए जा रहे हैं और जेलों में सबसे ज़्यादा उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट 2-3 जजमेंट मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपने आजमगढ़ में देखा होगा एक प्रधान सत्यमेव जयते, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। क्यों गोली मार दी जाती है? क्योंकि वो एक अपर कास्ट के व्यक्ति से नमस्ते नहीं करता है, इसलिए उसको गोली मार दी जाती है। और रायबरेली में एक रिक्शा वाला था जो दलित, ही बिलोंग टू द दलित कास्ट, उसको भी पुलिस वाले उठा लेते हैं और कस्टडी में उसके साथ टॉर्चर करते हैं और जब 3 दिन के बाद छोड़ते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगरा में 3 दलितों को मार दिया जाता है। इट मीन्स कि पूरे देश के अंदर दलितों को सरेआम मारा जा रहा है, पुलिस के माध्यम से, लोगों के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मगर सरकारें चुप हैं और दलित के जो नेता हैं वो भी चुप है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जागना होगा अपने अधिकारों के लिए, जब ही बात बन पाएगी, नहीं तो दलितों का हाल फिर दोबारा गुलामों की श्रेणी में आने वाला है। चलिए चलते चलते आप सभी उन जो दबे कुचले, जो दलित समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोगों को, नौजवान जो मैक्सिमम जो अभी अंधेरे में हैं, अभी चल रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि कानून हाथ में ले लेते हैं, और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, सबसे मेरा तो ये कहना है कि आज की डेट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये मेरे समाज के नौजवान साथियों, आप सबसे पहले पढ़ाई पर अपना कब्जा कीजिए। एजुकेशन आपके पास होगी, अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे। अगर अच्छे पदों पर भी नहीं जाएंगे तो आप एडवोकेट्स बनेंगे और भी आप करेंगे, तो आप पर शोषण नहीं होगा। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उन पर कम शोषण होता है, होता तो उनका भी शोषण है मगर कम शोषण होता है। मगर जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, उनका शोषण हर प्रकार से होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरे बहुजन नौजवानों को एक ही संदेश है कि आप बाबा साहब को पढ़ें, उनको फॉलो करें और एजुकेशन की तरफ जाएं और अपने परिवार में से एक वकील जरूर बनाएं। और जितने भी वकील बने हुए हैं मेरे समाज के लोग, वो जरूर ऐसे केस लें जो गरीब लोग केस हैं। अगर आप अपने जीवन में हर महीना 2-3 केस भी करेंगे तो 1 साल में लगभग, अगर 5 भी 1 महीना में करेंगे तो 1 साल के अंदर 60 केस आप करेंगे। अगर हर व्यक्ति कहे, चाहे वो SC है, चाहे ST है, OBC है, माइनॉरिटीज है, और इतने बहुत सारे हजारों की तादाद में एडवोकेट्स हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और गरीब लोगों के फ्री या कम कॉस्ट में केस लड़ने चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। क्योंकि न्याय दिलाना भी एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग एडवोकेट, मैं आह्वान करता हूँ, मेरा नंबर सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं या और भी हैं, अगर शोषण का केस है तो मैं उनके केस भी फ्री लड़ूंगा। हमारी टीम फ्री लड़ती है, हमेशा काम करती है और लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन भेजें, IAS, PCS डॉक्टर बनाएं, जिससे कि आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें, संविधान की सुरक्षा कर सकें।